अमरीकी अवाम ने चूंकि बरतानवी शिकंजे से आज़ादी हासिल की थी, इसलिए अमेरिका की तहरीक आज़ादी के तकरीबन तमाम रहनुमा इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि बरतानिया अगरचे कि एक आलमी ताकत है जिसकी हुदूद में सूरज गुरूब नहीं होता, मगर अब एक ये आज़ाद और खुद मुख्तार ममलिकत नहीं रहा, बल्कि ये 1694 में एक निजी बैंक के सरकारी चार्टर के हुसूल के बाद बनने वाले बैंक ऑफ इंग्लैंड की गिरवी सल्तनत बन चुका है। 17वीं सदी के आखिर तक बरतानिया अपनी गलत हिकमती अमली की वजह से फ्रांस और हॉलैंड के साथ 50 साल से भी लंबी जंग के नतीजे में माशी तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुका था। हुकूमत के पास कारोबार सल्तनत चलाने के लिए भी सरमाया मौजूद नहीं था। ऐसे में हुकूमत बरतानिया ने मुल्क में सूद पर कर्ज देने वाले एक बैंक नुमा गिरोह से कर्ज मांगा। उस कर्ज के बदले में ये बैंक, जो कि एक आम सा लोगों को कर्ज देने वाला इदारा था, उसने मुतालबा किया कि उसके बैंक को हुकूमती चार्टर दिया जाए, यानी एक प्राइवेट बैंक कायम करने की इजाजत दी जाए जिसे हुकूमती मंजूरी हासिल हो। ये जदीद सूदी मालियाती निज़ाम का पहला धोखा था, यानी एक बैंक जिसकी मलकियत चंद आम शहरियों के पास थी, उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का नाम दिया गया ताकि लोग उसे एक सरकारी बैंक समझकर इस पर भरोसा करें। उसके बाद दीगर प्राइवेट कारपोरेशनों की तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने आगाज में सरमाए के हुसूल के लिए मार्केट में अपने शेयर्स फरोख्त किए। उस बैंक के सरमायाकार, जिनका नाम आज तक सीगाए राज में है, उनमें से हर एक ने 12,50,000 बरतानवी पौंड सोने के सिक्कों की सूरत में बैंक के पास रखवाए। उन सिक्कों को रिजर्व रखकर उनके बदले में बैंक को बरतानवी हुकूमत ने कागजी करेंसी के इजरा की जो इजाजत दी थी और जिसे उस दौर में यानी वादे की दस्तावेज कहा जाता था, बैंक ने वो नोट जारी करना शुरू कर दिए। यूं उन वादे की दस्तावेजात पर बैंक ने हुकूमत और अवाम को कर्ज देना शुरू किया। बैंक बगैर किसी भी किस्म की जिम्मेदारी और अपने पास मौजूद सोने के ज़खायर की परवाह किए बगैर नोट छापता रहा, जिसे सरमाए की तख्लीक कहा जाता था, यानी एक निजी मलकियत का बैंक जिसे हुकूमत बरतानिया की मंजूरी हासिल थी, उसने कागजी करेंसी की सूरत में इस कदर सरमाया तख्लीक किया जो उसके पास सोने, चांदी या किसी और सूरत में मौजूद ही नहीं था। उस धोखे, फराड और चालबाजी को मुआशियात की जबान में एक पुरफरेब इस्तिलाह फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग तख्लीक करके उसे एक आला माशी उसूल के तौर पर मुतारफ कराया गया। इस इस्तिलाह का मतलब है कि एक बैंक डिपॉजिट लेता है, कर्ज देता है या सरमायाकारी करता है और इस सब के बदले अपनी पूरी सरमायाकारी का एक थोड़ा सा हिस्सा फ्रैक्शन के तौर पर अपने पास महफूज रखता है। यानी आम हालात में अगर मेरे पास सिर्फ 10 अरब की दौलत है जो सोने और चांदी या किसी और सूरत मौजूद है, मगर मैं 100 अरब के नोट या वादे की पर्चियां तकसीम कर दूं तो मुझे फौरन जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन चूंकि बैंक के इस किस्म के धोखे और फराड की सरपरस्ती हुकूमत खुद कर रही होती है, इसलिए इसे कोई हाथ भी नहीं लगाता और वो लोगों के साथ मुसलसल धोखाधड़ी कर रहा होता। बैंक ऑफ इंग्लैंड के इस पुरफरेब कारोबार के बारे में विलियम टी सटिल ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में लिखा, लीगलाइजेशन ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड अमाउंटेड नथिंग लेस देन द लीगल काउंटरफिटिंग ऑफ ए नेशनल करेंसी फॉर प्राइवेट गेन। बैंक ऑफ इंग्लैंड को कानूनी जवाज देना इससे ज्यादा और कुछ नहीं कि प्राइवेट अफराद के फायदे के लिए उन्हें सरकारी करेंसी जाली तौर पर छापने की इजाजत दी जाए। विलियम टी सटिल अपनी किताबों द ट्रूथ बिहाइंड फेडरल रिजर्व और सीक्रेट ऑफ आस दो के हवाले से बहुत मशहूर है। पहली किताब अमरीकी प्राइवेट बैंकों के अमरीकी मईशत और हुकूमत पर कंट्रोल के बारे में एक तवील तबसरा है और दूसरी किताब दुनिया भर में फैली गुर्बत और बेरोजगारी में सरमायादाराना मईशत के किरदार के बारे में तवील बहस है। ये थी उस दौर की बरतानिया की मईशत व सियासत जब अमेरिका ने उससे आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू की। उस लड़ाई के साथ अहम रहनुमा थे जिन्हें अमरीकी कौम के सात बाप कहा जाता है। उनमें से एक थॉमस जेफरसन था जो अमेरिका का 8 साल की मुद्दत के लिए तीसरा सदर भी रहा। ये शख्स उन 5 अराकीन की कमेटी में भी शामिल था जिन्होंने आज़ादी का एलामिया तहरीर था।
اپنے پیشے کے اعتبار سے وہ ایک قانون دان تھا، مگر ایک سیاسی اور معاشی فلسفی کے طور پر بھی اس کی حیثیت مسلم ہے۔ امریکہ جب آزاد ہوا تو وہاں کے سرمایہ داروں نے بھی برطانیہ کی طرز پر پرائیویٹ بینکاری کو سرکاری سرپرستی کے ذریعے امریکی معیشت پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن تھامس جیفرسن نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اس خطرے سے یوں آگاہ کیا: I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, the banks will deprive the people of all property until their children homeless on the continent their fathers conquered. میں اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ پرائیویٹ بینکاری کے ادارے ہماری آزادیوں کے لیے مسلح افواج سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر امریکی عوام نے کبھی بھی پرائیویٹ بینکوں کو کرنسی کے معاملات پر اختیار دیا تو یہ لوگوں کو ان کی جائیدادوں تک سے محروم کر دیں گے، اور جب وہ اس المیہ سے باخبر ہو چکے ہوں گے تو ان کے بچے اسی سرزمین پر بے گھر ہوں گے جسے ان کے آباء و اجداد نے فتح کیا تھا۔ تھامس جیفرسن کی امریکی عوام کو 1804 میں دی گئی یہ وارننگ 200 سال بعد حرف با حرف درست ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ جیسی عالمی طاقت میں 4 کروڑ لوگ کھانے کے لیے فوڈ سٹیمپ پر گزارا کرتے ہیں، اور ان سے دگنے بے گھر ہیں اور ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ سب صرف ایک ادارے کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کا نام ہے فیڈرل ریزرو سسٹم۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ پرائیویٹ بینکوں کا ایک گروہ ہے جس نے امریکی عوام سے سرمایہ کی تخلیق کا اختیار چھین رکھا ہے۔ دھوکہ اس قدر خوفناک ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ فیڈرل ریزرو ایک سرکاری ادارہ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔